सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दीपक दिवाकर और आप सबका स्वागत है आइनोस एकेडमी में। और हमारा काम है आपके लिए लर्निंग को इजी बनाना। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा कि हमने चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बारे में आपको बताया था, नाम काम दाम और फॉर्म भरने तक की कहानी को आपको समझाया था। अब आगे की कहानी के अंदर हमारे पास में जो सवाल थे कि सिलेबस क्या रहेगा, कैसे तैयारी करनी है, इन सब सवालों के बारे में हम आगे इस कहानी में जानते हैं। आगे की कहानी को समझने के लिए हमने ट्रिपल एस फॉर्मूला बनाया है। अगर ये ट्रिपल एस फॉर्मूला आप ढंग से समझ गए, आपने इसको समझ के अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये नौकरी आपकी पक्की है। ये ट्रिपल एस फॉर्मूला क्या है, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिपल एस में पहले नंबर पे है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सेकंड है सिलेबस क्या है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और तीसरा है स्ट्रेटजी, यानी जो समय बचा है उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। ये तीनों एस अगर आपने ढंग से समझ लिए ना, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो इस वीडियो के अंदर हम S1 से शुरू करते हैं और आपको छोटी छोटी बारीक चीजें समझाते हैं जो इस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है जानने के लिए, और जो खास करके फ्रेशर है, जो पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने S1 से। S1 जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस से मतलब है कि आपने ये कहानी तो समझ ली कि फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में आप तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड क्या होता है? एडमिट कार्ड वह प्रवेश पत्र होता है जो आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर बोर्ड के द्वारा, जो एग्जाम कराने वाला जो विभाग है, ठीक है, उस विभाग के द्वारा आपको एक प्रवेश पत्र दिया जाता है जिस पर एग्जाम सेंटर के बारे में लिखा हुआ होता है कि आपका एग्जाम कहाँ पर आया है। दूसरा, आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी, उस बेसिस पर इसको तैयार किया जाता है। उसके अलावा उसमें सभी नियम व शर्तें होती हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी होती है आपको जानना। तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम से लगभग हफ्ते भर पहले, 6-7 दिन पहले आ जाता है बोर्ड की वेबसाइट पर। इन सब चीजों की अपडेट के लिए आप हमारे आइनोस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, ताकि आपको ये सब न्यूज़ है, ये एग्जाम के अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, ये आपको वहां पर मिल जाएंगे ताकि आप अपडेट रहेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास में एडमिट कार्ड आ गया। एडमिट कार्ड के बाद में आपका सीधा है एग्जाम। एग्जाम जो है ये वाला 18 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में है। तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो लगभग हमारे पास में 5 महीने बचे हुए हैं इस एग्जाम की तैयारी से। और मैं ये समझता हूँ कि 5 महीने जो समय है, अगर कोई जीरो से भी शुरू करेगा पूरी तरह से, तो भी वो हीरो बन सकता है इस एग्जाम के अंदर, तो भी वो इसमें निकल सकता है आराम से। ठीक है। एग्जाम जो है वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनमें एक प्रश्न होता है, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि झीलों की नगरी किसे कहते हैं, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनमें से एक आपको राइट चूज करना होता है। इसी तरह सारे क्वेश्चन होते हैं। इस एग्जाम के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन है, जिनके टोटल मार्क्स है 200। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है 120 और 200 मार्क्स है। आगे हम सिलेबस में इसको डिटेल में समझेंगे, आपको मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। 200 मार्क्स जो है वो पूरे डिवाइडेड है इक्वल इन से, यानी 200 रुपए को आप 120 लोगों में बराबर बांट दीजिए, तो एक क्वेश्चन की वेटेज लगभग 1.6 के आसपास होती है। ठीक है। तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में आप जैसे ही पास हो गए, आप मेरिट में लिस्ट में आ गए, आपका नाम, आप पास हो गए, आपकी नौकरी लग गई। बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ये 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, यानी कि 10th क्लास के लेवल तक का जो आपका पढ़ा है आपने, 10th क्लास तक की जो बुक्स होती हैं, उस लेवल के क्वेश्चन ही इसके अंदर आएंगे, इससे ज्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा। ठीक है। अगला, आप एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच गए हैं। अब वहां पर आपको एग्जाम किस तरह से हो सकता है, तो एग्जाम नोटिफिकेशन के अनुसार, जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अनुसार इन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं कि या तो हम
ओएमआर शीट के ऊपर करवाएंगे या सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड करवाएंगे या टैबलेट बेस्ड टीबीटी। ठीक है, कंप्यूटर और टैबलेट बेस्ड तो सेम ही है कि आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन है और आपको इन क्वेश्चन के सामने ही यहाँ पर एक ऐसे गोले बनाए हुए मिलेंगे आपको, और आपको माउस से इनमें से जैसे राइट जो भी है उस पर क्लिक करना होगा, ये गोला ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और फिर सेव और नेक्स्ट दबाना है, आप दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। ये सीबीटी और टीबीटी वाले के अंदर होता है, ये थोड़े इजी होता है, फास्ट कर पाते हैं आप। लेकिन इस एग्जाम के अंदर बड़ी भर्ती है ये, और इसमें कम से कम 20-22 लाख लोग फॉर्म जरूर भरेंगे, तो एग्जाम देने वालों की संख्या ज्यादा होगी। तो सरकार के लिए इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और टैबलेट बेस्ड टेस्ट जो है वो करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो संभावना ज्यादा है कि आपका जो एग्जाम है ये ओएमआर शीट के हिसाब से ही होगा। ओएमआर शीट क्या होती है? ये है ऑब्जेक्टिव मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, यानी एक शीट मिलती है, एक प्रश्न पत्र मिलता है अलग, जिसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं, और एक आंसर फिल करने के लिए एक शीट दी जाती है जिसको ओएमआर शीट कहते हैं। उसके अंदर इस तरह से ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके सारे क्वेश्चन होंगे, उनके सामने ऑप्शन वाइज ऐसे गोले दिए जाएंगे। जैसे फिर आपको इसका आंसर जैसे आपने उसमें चूज कर दिया कि हाँ यहाँ तो बी आंसर है, तो फिर आपको जो ओएमआर शीट दी हुई है उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, तो आपको इस बी के गोले को भरना है। गोला सही से भरना है। गोला जो है आपको ब्लू या ब्लैक पेन से ही भरना है, इसके अलावा आपको दूसरा पेन यूज नहीं करना है। अगर आपने गलती से इसमें टिक कर दिया और फिर इसको फिल कर दिया, आंसर गलत माना जाएगा। जो आंसर है उसी गोले को भरना है, दूसरे में कोई टिक भी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको बताया, ये ऐसे इस तरह से 4 ऑप्शन का जो सिस्टम था ये पहले था। अब वाले सिस्टम में एक परिवर्तन हुआ है। अभी जो पेपर आ रहा है उनके अंदर क्या करती है, एक ऑप्शन और है, ई ऑप्शन है, जो मैं आपको बता देता हूं। कोई जवाब नहीं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, कोई जवाब नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इसका आंसर नहीं देना है, और ये ई ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। अब ये ई ऑप्शन क्यों ऐड किया गया है? तो देखिए, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में अभी समझा दूंगा। लेकिन पहले क्या होता था कि जैसे मान लो इन चारों में से अब आप नेगेटिव मार्किंग है तो आपको क्वेश्चन छोड़ना होगा, आंसर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर लिखेंगे और वो गलत होगा तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो फिर आपको तो चारों ऑप्शन छोड़ के आने होते थे। तो फिर क्या होता था, कुछ महान लोग, फ्रॉड लोगों ने क्या किया कि ये जो चारों ऑप्शन खाली छोड़ के आ जाते थे, फिर अंदर जो सरकारी कर्मचारी है उनसे सेटिंग करके पैसे खिला के बाद में ओएमआर शीट को राइट आंसर से फिल करवा देते थे, और फिर रिजल्ट आ जाता था और वो लोग पास हो जाते थे। और ये फ्रॉड बहुत हो रहे थे और भर्तियां कैंसिल हो रही थी। तो इन सब से बचने के लिए सरकार ने एक कोशिश की कि एक ऑप्शन ई क्रिएट किया है जिसमें लिखा है कि कोई जवाब नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब इसका आंसर ये है कि आपको इन चारों में से अगर कोई नहीं आंसर देना है तो आपको ई आंसर को फिल करना है। मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मुझे तो इसका आंसर नहीं आता है, मुझे इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन में से कोई नहीं पता कि राइट आंसर कौन सा है नहीं, और अगर मैं रॉन्ग आंसर करना नहीं चाहता ताकि मेरी नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो आप क्या करेंगे कि ई ऑप्शन जो है इस पर करेंगे गोला। ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको ये ई भरना है। समझ गए आप कि अगर आपको इन चारों में से कोई नहीं आता है तो आपको 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, उसको फिल करना होगा नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। भाई चारों में से कोई भी करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो इसलिए आप सेलेक्ट करेंगे ई कि मुझे इसका आंसर नहीं देना है, मुझे नहीं पता है। अब इस ई वाले ऑप्शन में भी कुछ प्रावधान है, कुछ रूल्स है, वो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको समझना है नेगेटिव मार्किंग कैसे है इसमें। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि आपका जो पेपर है, मान लेते हैं अभी ये एग्जाम में तो 120 प्रश्न है 200 मार्क्स के, लेकिन हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी कैसे। तो मान लेते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन हैं और 100 ही
मार्क्स है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया 1 मार्क्स का, और नेगेटिव मार्किंग जो है वो है 1/3, यानी कि 1/3 का मतलब होता है 0.33। ठीक है, अब आप समझ लीजिए कि आपने 100 में से मान लो 90 क्वेश्चन सही कर लिए। ठीक है, सिर्फ समझना है, आपको लगता है कि आपके 90 जो प्रश्न है, 90 प्रश्न जो है वो आपके एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने सोचा कि यार 90 तो नंबर कम मिलेंगे, 10 में से मैं कर लेता हूं, शायद लगभग आपको डाउट लगा कि मेरे सही हो जाएंगे, 50% है, थोड़े बहुत कटेंगे तो भी पास हो जाएंगे, आपको ऐसा लगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा और इन 10 क्वेश्चन को भी आपने कर दिया। ठीक है, अब जब चेकिंग हुई तो पता चला कि ये 10 क्वेश्चन जो है आपने रॉन्ग किए। उसके अलावा क्या हुआ कि इन 10 क्वेश्चन, इन 90 जो आपको लग रहा था कि सारे सही है, उसमें से भी 10 क्वेश्चन रॉन्ग निकले। यानी कि अब एक्चुअल में प्रॉपरली आपके सिर्फ 80 क्वेश्चन राइट है। कितने? 80 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, एकदम परफेक्ट। मतलब आपको लग रहा था कि आपने 90 सही किए हैं, और फिर 10 और आप जो नहीं आते थे वो भी आप करके आए हो, तो 100 क्वेश्चन आप पूरे अटेंड कर लिए आपने। और फिर क्या हुआ, जब चेकिंग हुई तो पता चला कि सिर्फ 80 ही आपके राइट है, 80 आंसर आपके एकदम करेक्ट निकले हैं, 20 आपके गलत निकले हैं। तो अब 20 के क्या होगा, देखो कि 20 के लिए तो 20 मार्क्स तो गए आपके, लेकिन 20 आपने गलत किए हैं, इसलिए 20 मल्टीप्लाई 0.33, यानी आप समझ लीजिए 6.6 के आसपास। ठीक है, यानी 6.5 नंबर इसमें से भी कट जाएंगे आपके, तो आपके पीछे बच जाएगा ये 73.4। ठीक है, 20 आपके रॉन्ग हो गए, वो तो गए, यानी पीछे बचे आपके 80 नंबर, और फिर आपके 0.33 के हिसाब से जो नेगेटिव मार्किंग हुई है, उस नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके 6.6 नंबर और कट जाएंगे, और आपके पीछे बच जाएंगे 73.4। अब आप समझ लीजिए कि जो मेरिट गई, जो कट ऑफ गई है, उसमें 75 वाले का सिलेक्शन हो गया। आपको पता चला कि 75 जिसके नंबर आए हैं वो सिलेक्टेड है, लेकिन अब आपके मार्क्स कितने आए हैं, 73.4। तो नेगेटिव मार्किंग से ऐसे नुकसान हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि काश मैंने वो क्वेश्चन नहीं किए होते तो फिर मेरे निकल जाता। इसलिए हमें जो आंसर नहीं आते हैं, जिनमें 50-50 चांस हो बहुत कि भाई इसमें तो रिस्क है, वो हमें अटेंड नहीं करना होता है। यही इस एग्जाम की खासियत होती है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का लेवल है तो वो तो हमें आता है, कोई भी कर लेता है, लेकिन इसमें दिमाग लगाने वाले चीज जो है, ध्यान से उस आंसर को लिखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े घुमाकर आते हैं, होते नॉर्मली है लेकिन घुमाकर आते हैं, तो हमें वहां पर ध्यान रखना होगा कि हमें सही करना है, और अगर नहीं है, रिस्क लग रहा है, तो उसे छोड़ना भी है, सब अटेंड नहीं करने हैं। तब आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर इसको ढंग से समझ लिया है आपने। अब आपको ये नेगेटिव मार्किंग समझ में आ गई है। अब मैं आपको ये जो ई ऑप्शन है, इसके कुछ रूल्स है वो बता देता हूं, फिर हमारा ये S1 कंप्लीट हो जाएगा। ई वाले ऑप्शन के अंदर क्या सिस्टम है कि मान लो कोई महान आदमी और आता है कि भाई मैं तो पांचों ऑप्शन नहीं फिल करूंगा, कोई पैसा वैसे भी होंगे कि भाई 4 ऑप्शन है जो रॉन्ग के हैं, यानी 4 ऑप्शन में से कोई नहीं आता है तो वो तो छोड़ना है, लेकिन कोई कहेगा नहीं भाई मैं तो 5 ही छोड़ दो, या बाय मिस्टेकली भी 5 छोड़ जाए, किसी भी वजह से अगर 5 में भी किसी में भी गोला अगर उसने नहीं किया है, तो फिर क्या रूल है वो आप समझ लीजिए कि इस एग्जाम के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 120। 120 का 10% कितना होता है, 12। ठीक है, तो 1 से लेके 12 क्वेश्चन तक, ध्यान से समझना, 1 से लेके 12 क्वेश्चन तक, यानी 1 2 3, आपने 5 खाली छोड़ दिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने भी हो सकते हैं, आपने 1 छोड़ दिया या 2 छोड़ दिए या 3 छोड़ दिए या 4 छोड़ दिए, 1 से लेके 12 तक, यानी मैक्सिमम 12 तक। अगर आपने 5 ऑप्शन में कोई गोला फिल नहीं किया है, तो आपके प्रत्येक क्वेश्चन का, एवरी क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग तो भी होगी 0.33 के हिसाब से। समझ गए आप?
मतलब किसी ने ये सोचा कि मेरे तो नेगेटिव मार्किंग है, मैं ये फिल नहीं करूंगा, तो इन चारों में से कोई फिल नहीं करना है तो आपको ई वाला फिल करना है। लेकिन अगर आपने पांचों ही खाली छोड़ दिए तो फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.33 के हिसाब से, वो भी 12 क्वेश्चन तक। अगर आपने 13 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए, अगर आपने 13 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिनमें किसी में भी आपने गोला नहीं भरा है, तो आपके भली पीछे वाले 100 क्वेश्चन राइट हो, आप इस एग्जाम से रिजेक्ट हो जाएंगे। ये इस एग्जाम की कंडीशन है, ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 13 क्वेश्चन एकदम खाली छोड़ दिए, किसी में भी गोला नहीं भरा, तो आप एग्जाम से बाहर हैं। फिर भले आपके पीछे के 100 क्वेश्चन राइट है तो भी आप बाहर हो जाएंगे, आप एग्जाम से आउट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, आप मान्य नहीं होंगे। तो ये था S1 का प्रोसेस कि पेपर में क्या आएगा, कैसे आएगा। ये बारीक चीजें थी जो आपकी जाननी बहुत जरूरी थी। अब हम S2 के लिए मिलेंगे जिसमें हम जानेंगे सिलेबस को। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।